नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के 3 सबसे बड़े हथियार हैं: वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इन तीनों में से एक भी कम होगा तो कोरोना संक्रमण तय है और भारत इस समय हर मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहा है। आज इन चुनौतियों का सुपर विश्लेषण करेंगे। वैक्सीन की डोज लगवाने के बावजूद कोरोना संक्रमण हो रहा है। एम्स के डॉक्टर हो, गंगाराम, केजीएमयू के डॉक्टर हो या पटना मेडिकल कॉलेज के, वैक्सीन की डोज के बावजूद संक्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण से 100% मुक्त रहने की गारंटी फिलहाल कहीं नहीं है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है और क्या हमारे टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन आगे पर्याप्त सुरक्षा देंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा अभी थोड़ी देर में। देश भर के अलग अलग राज्यों के वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी हो गई है। वैक्सीन बनाने की क्षमता और राज्यों की वैक्सीन लगाने की स्पीड के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। वैक्सीन की बर्बादी का चैलेंज भी है और इस सब के बीच वैक्सीन वाला राजनीतिक झगड़ा भी चल रहा है। जिस समय पूरे देश की शक्ति एक शत्रु को पराजित करने के लिए इकट्ठा होनी चाहिए, उस समय शक्तियां अलग अलग दिशा में लगी हुई। कहीं चुनावी फाइट की कड़वाहट है तो कहीं एक दूसरे की राजनीतिक लकीर को छोटा करने की होड़। वैक्सीन की कमी एक बहुत बड़ा ब्रेकर है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे देशों को दवाइयां भेजने वाले दानवीर भारत में वैक्सीन की कमी आखिर कैसे हो गई? इस पर राजनीतिक झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका भी आज विश्लेषण हम करेंगे। आजकल रोज कोरोना के डरावने कीर्तिमान सुनने को मिल रहे हैं। 24 घंटे में 1,30,000 से ज्यादा केस आ गए। यह आंकड़ा एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड है। वैसे इसे सिर्फ एक नंबर के रूप में मत देखिएगा। महामारी लोगों को जान से मार रही है। हर आंकड़े पर खून के छींटे, नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, वैक्सीन की आशंकाएं, कहीं अपनों को खोने का डर तो कहीं वो दर्द जो किसी अपने के खो जाने के बाद महसूस होता है। घर, दफ्तर, स्कूल, बाजार, अस्पताल, शमशान घाट, हर तरफ से खबरें आ रही हैं। आज आपके काम की सारी जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देश भर में कोरोना का विस्फोट जारी है। महाराष्ट्र में 58,000 से अधिक केस सामने आ गए हैं। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,200 से ज्यादा मामले आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 9,695 मामले आने से हड़कंप मचा हुआ। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि इस महामारी का एकमात्र उपाय होगा वैक्सीन। फिर चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किसी बीमारी की वैक्सीन 1 वर्ष में तैयार कर ली गई, जबकि अमूमन इस काम में 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। दुनिया को लगा कि उसके हाथ वो ब्रह्मास्त्र लग गया जिसके जरिए कोरोना का अंत होना तय है। लेकिन इम्यूनिटी की जितनी उम्मीदें लगाई गई थी, वैक्सीन उन पर उतनी खरी नहीं उतरी। वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा। भारत में तो दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आज देश की राजधानी एम्स के अस्पताल में 1 अप्रैल से लेकर अब तक 22 डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है, जिनमें से 6-7 डॉक्टर्स ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी। इसके पहले दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए थे। इन सभी 37 डॉक्टर्स ने कोरोना की दोनों डोज ली हुई थी। लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनमें कुलपति डॉक्टर वीके पुरी भी शामिल हैं। ये सभी डॉक्टर्स भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। इसके अलावा बिहार में भी वैक्सीन लगवाने के बावजूद 26 डॉक्टर्स को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इनमें से 9 डॉक्टर अकेले पटना मेडिकल कॉलेज से। सिर्फ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, बल्कि आम लोग भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण नहीं होगा, इसकी गारंटी क्यों नहीं है? और अगर गारंटी नहीं है तो फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है? हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की और मेडिकल रिसर्च के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें वैक्सीन को लेकर आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब हमने देने की कोशिश की है। जिस तरह से देश में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कम से कम अब तो इस बात को समझ लीजिए कि ये वैक्सीन है, कोई अमृत नहीं जो कोरोना के खिलाफ आपको अजर अमर कर देगी। और बात सिर्फ कोरोना वैक्सीन की नहीं है। दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी जो किसी बीमारी से बचाव की 100% गारंटी।
भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावी दर 81% है। यानी अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है तो उसे इन्फेक्शन होने की 19% संभावना फिर भी रहेगी। इसी तरह कोविशील्ड की एफिकेसी 62 से 80% है। यानी ये वैक्सीन लेने के बाद भी 20 से 38% संभावना है कि आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है। यानी ये बिल्कुल संभव है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोई कोरोना वायरस का शिकार हो जाए। तो शायद एक आध वैक्सीन को छोड़ के कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जिसमें उन्होंने बोला कि आपको 100% एफिकेसी है। जनरली जैसे देखा जाए तो 70%, 80%, 90% एफिकेसी है। तो मतलब यह है कि जरूरी नहीं आप में नहीं होगा, हो सकता है। हो तो पहले सोचा गया था कि शायद उतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा और उसके कम लक्षण होंगे, बट ये भी अभी पूरा एस्टैब्लिश नहीं है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपने पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन श्योरिटी नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगी। अभी देश में वैक्सीन की दोनों डोज ज्यादातर डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगी है। इसलिए वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन के ज्यादातर केस उन्हीं में आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसे वैक्सीन लगी हो उसे संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं होते। संक्रमण से आम सर्दी बुखार जैसा ही होता है। अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी बहुत कम केस में होती है। घर पर रहकर इलाज से संक्रमण ठीक हो सकता है। यानी यह संभव है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोई वायरस का शिकार हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन खराब है, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण से 100% सुरक्षा कवच नहीं देती, लेकिन जान जरूर बचा लेती है। उस टाइम में देखा गया काफी डॉक्टर्स को इन्फेक्शन हुआ है और एक जनरल पब्लिक में एक धारणा बन रही है कि अगर हम वैक्सीन लगवा भी लें तो क्या फायदा, हमें तो वैक्सीन इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर भी हैं। बेस्ड ऑन द स्टडीज अगर हम साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को छोड़ दें, बाकी के अगेंस्ट ये वैक्सीन अभी भी कारगर है। मैं एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ। सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करने की इसकी एफिकेसी काफी ज्यादा है। इस वैक्सीन के लगाने के बाद लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि शायद अब नहीं होंगे इन्फेक्शन। लोगों ने अपने मास्क वगैरह कम यूज करे, बट इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हाई रिस्क केसेस में भी उनको सीवियर इन्फेक्शन कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वैक्सीनेशन का यही सबसे बड़ा फायदा है कि इवन आफ्टर वैक्सीनेशन अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत लो लेवल का होता है। ये सारे लोग ऐसे थे जो स्टेबल थे या सिर्फ फीवर आता था, किसी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, किसी को भी आईसीयू में एडमिशन नहीं किया गया और किसी का डेथ नहीं हुआ। कहने का मतलब वैक्सीन दैट इतना प्रोटेक्टिव है, आप सबको मेहरबानी करके लेना ही चाहिए। जब भी आपका टर्न आए वैक्सीन ले लीजिए, वो सुरक्षित है और वो आपको आईसीयू में से जाने से तो 100% बचा सकता है। हमारे देश में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना संक्रमण की एक बड़ी वजह यह है कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह हो जाते हैं और खुद को इम्यून समझ लेते हैं, जबकि वैक्सीन को आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में वक्त लगता है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद 2 से 3 हफ्तों में इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है और फिर 4 से 5 हफ्ते तक इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिसे बूस्ट करने यानी बढ़ाने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगती है। दूसरी डोज लगने के कम से कम 14 दिन बाद शरीर में इतनी एंटीबॉडी तैयार होती है जो कोरोना संक्रमण से बचा सके। यानी पहली डोज लेने के 1.5 से 2 महीने बाद शरीर में कोरोना वायरस के लड़ने वाले एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन लोग हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद इतने लापरवाह हो जाते हैं कि खुद को भी खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी। वैक्सीन लगने के बाद हमें पूरे एहतियात बरतने, मास्क का प्रयोग करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, सैनिटाइजेशन करते रहना है, 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब वैक्सीन लग गई तो हमारे आसपास कोई सुरक्षा कवच आ गया है। ऐसी कोई नहीं, सुरक्षा कवच नहीं। सुरक्षा कवच जो है वो आपको अपने साथ मेंटेन रखना है और कभी कोई परेशानी हो तो आप टेस्ट कराएं और डॉक्टर को दिखा करके उचित इलाज करें। तो वैक्सीन के साथ साथ जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद हो सकता है कि आपको संक्रमण हो जाए लेकिन कोई लक्षण ना दिखे। ऐसे में होगा ये कि आप तो बच जाएंगे, लेकिन आप ऐसे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। यानी वैक्सीन के बाद आपको भी कोरोना हो सकता है और आप कोरोना फैला भी सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी
कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। दिल्ली से मिलन शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन आपको संक्रमण से बचाती है, लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं देती। इसलिए आपको वैक्सीन भी लगवानी है और एहतियात भी बरतनी है। वैसे वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एफिकेसी, जो यह बताती है कि कोई वैक्सीन बीमारी पर कितनी कारगर है। हमारे देश में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उनको लेकर अक्सर पूछा जाता है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाने में यह वैक्सीन कितनी सक्षम है। तो हमने यह पता करने के लिए कई विशेषज्ञों से बात की। शुरुआती चीनी वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन 60 से 90% तक कारगर पाई गई, जबकि कोवैक्सीन को इस वेरिएंट पर 80% से ज्यादा कारगर बताया गया। ब्रिटिश वेरिएंट पर कोविशील्ड चीनी वेरिएंट जितनी ही कारगर है, जबकि कोवैक्सीन भी ब्रिटिश वेरिएंट के संक्रमण को बेअसर करने के लिए जरूरी एंटीबॉडी पैदा कर सकती है। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर कोविशील्ड की 2 डोज सिर्फ 10.5% तक कारगर है, जबकि कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का दावा है कि यह वैक्सीन दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर पूरी तरह कारगर है। भारतीय डबल म्यूटेशन वेरिएंट पर कोविशील्ड की प्रभाव क्षमता को लेकर अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन आईसीएमआर के मुताबिक इस म्यूटेशन के खिलाफ कोवैक्सीन कारगर साबित होगी। हालांकि जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस खुद में बदलाव कर रहा है, उससे आने वाले वक्त में वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी, इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है। स्पष्ट नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। आपने गौर किया होगा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसकी भी वजह है, और वजह यह है कि अभी जितने भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उनमें ज्यादातर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। इसलिए अभी उन्हीं में कोरोना संक्रमण के केस ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो आने वाले वक्त में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके आम लोगों में भी संक्रमण के केस आने शुरू हो जाएंगे। यह आशंका खुद उन डॉक्टर्स ने जताई है जो वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देखिए, वैक्सीन, दोनों वैक्सीन मेरे को लग गई थी, एंड सेकेंड वैक्सीन की डोज अबाउट अ मंथ बैक मेरे को लगी थी। समहाउ आप जानते हैं कोविशील्ड था, कोविशील्ड वैक्सीन थी, एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल जरूर हुई, क्योंकि मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो ओपीडी में मैं जरूर मास्क लगाए रहता था, स्ट्रिक्टनेस रखता था। फिर भी जो मरीज आते थे, कई बार उनको समझाना पड़ता था, भाई मास्क ऊपर करके बात करो, सब करो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए भूल चूक हुई कि आई गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। वैक्सीन इज इफेक्टिव। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे, मुझे भी जो सिम्टम्स आए थे वो बॉडी एक, मैलेज और गला खराब हुआ, जिसमें मैं फिर पॉजिटिव आया। और आज मेरा 8वां दिन है, मैं घर पे ही क्वारंटाइन हुआ, आई एम इम्प्रूविंग, एंड कल मैं अब अपनी जांच कराऊंगा और हो सकता है नेगेटिव भी निकलूं। कि मेरे को दो डोज लगे हुए करीब 35 दिन हो चुके थे। उसके बाद मेरे को कोरोना से मैं संक्रमित हुआ, और दोनों डोज लगने के पश्चात जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे पहले 2 दिन हल्का सा मामूली बुखार रहा, और तीसरे दिन से ही मेरा बुखार जो था पूर्ण रूप से उतर गया, और मुझे कोई भी बॉडी एक या इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं रही थी। और मैंने बीमारी के 7वें दिन, मतलब जब मुझे बुखार नहीं आया 4 दिन, तो मैंने पुनः अपना कोविड टेस्ट कराया, और मेरा RT-PCR टेस्ट कोविड का नेगेटिव आया। तो मैं, चूंकि वैक्सीन लगी थी, ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मेरे को वैक्सीन लगी थी, इसलिए मेरे अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी बॉडी की, वो दुगनी हो गई। एक अपनी नेचुरल इम्यूनिटी थी, और एक कोविशील्ड वैक्सीन जो मुझे लगी उसकी वजह से। तो इस वजह से मैं 2 दिन के अंदर ही बुखार से फ्री हो गया, सिम्टम फ्री हो गया, और 7वें दिन मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो इसलिए मेरा यही लर्निंग रही इससे कि अगर हम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको अगर हम लगवाते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि अचानक इतनी तेजी से संक्रमण फैलने क्यों लगा? क्या इसमें लोगों की लापरवाही के साथ साथ कोई और एंगल भी है? इस सवाल का जवाब है हाँ, एक और एंगल है जिसकी वजह से संक्रमण की स्पीड बहुत बढ़ गई, और यह एंगल है वायरस का म्यूटेशन, यानी कि अपना स्वरूप बदलना। हर एक वायरस अपनी संरचना में बदलाव करता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, और इस म्यूटेशन से कई बार वैक्सीन भी वायरस पर काम नहीं करती। कोरोना वायरस के प्रोटीन में आ रहे बदलाव बहुत खतरनाक संकेत भी रहे। कोरोना के प्रमुख स्ट्रेन कौन से और उनकी ट्रांसमिशन पार क्या है, यह भी देख लीजिए।
इनमें से कई स्ट्रेन वैक्सीन के बने बनाए खेल को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ओरिजिनल चाइनीज स्ट्रेन दुनिया भर में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन 50% ज्यादा संक्रामक है, 40 देशों में फैल चुका है। ब्राजील का स्ट्रेन ओरिजिनल वायरस के मुकाबले एंटीबॉडीज को चकमा देने में ज्यादा सक्षम है, यह 21 देशों तक फैल चुका है। ब्रिटिश स्ट्रेन कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बना। ओरिजिनल चीनी स्ट्रेन से 70% ज्यादा ब्रिटिश स्ट्रेन संक्रामक है और यह 50 देशों में फैल चुका है। भारत का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी खतरनाक है और इसमें एंटीबॉडीज को चकमा देने की क्षमता है। जब वायरस बदल रहा है तो वैक्सीन में भी बदलाव करने पड़ेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कितनी जल्दी बदलाव हो सकते हैं, यह भी देख लेते हैं। कोविशील्ड को किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। 2021 के अंत के महीनों में एक बूस्टर डोज आ सकती है। कोवैक्सीन को लगभग सभी वेरिएंट्स पर कारगर बताया जा रहा है। हालांकि 2 अप्रैल को भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 2 डोज लगने के 6 महीने के बाद तीसरी डोज लगाने की भी मंजूरी मिल गई है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि भारत में सिर्फ 2 ही वैक्सीन क्यों दी जा रही है? अन्य देशों में लगाई जा रही वैक्सीन को क्या भारत में इस्तेमाल की मंजूरी देने की कोई योजना है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक के साथ सीधी बात में इसको लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ सीधी बात का पूरा एपिसोड आप शनिवार रात 8 बजे जरूर देखिएगा। अभी आपको उसका एक हिस्सा हम दिखा देते हैं। जो है वैक्सीन की सप्लाई के लिए जो बाकी मैन्युफैक्चरर आ रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका वाले यहाँ पर आए थे, आपने उनसे सवाल पूछे, उसके बाद वो आए नहीं, या आए कि पता नहीं है, इतने सारे नाम आपने बताए। ये जो इतने सारे जो फाइजर है या बाकी हैं, उनको लाने में क्या परेशानियाँ? देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि आपने फाइजर की बात किया। फाइजर ने एक बार यहाँ पर शुरू में अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आपको यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी बाहर की चीज़ आती है तो अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए एक ब्रिजिंग का, जिसे कहते हैं ना कि ट्रायल जो है वो करना जरूरी होता है। जैसे ही उनको ये पता लगा कि वो ट्रायल बहुत थोड़े से सैंपल में होता है, जब उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर ये करना ज़रूरी है तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया शुरुआती दौर में ही। आज तक फाइजर ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया, मॉडर्ना ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया किसी तरह की, और बाहर के जो स्पुतनिक है उसकी हमारे पास एप्लीकेशन है। उसको मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। जैसे आपने भारत बायोटेक के 24 घंटे में क्लियरेंस हो गई थी, उनकी भी तो हो सकती थी ना। भारत बायोटेक का जब उन्होंने अपने ट्रायल्स को एक एडवांस स्टेज तक पहुंचाया, उसके बाद हमने दिया। आज स्पुतनिक के अगर उस स्टेज में पहुंचे हैं तो आज उनको भी मिल जाएगी। हमने कभी ये जो आरोप है कि सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होनी थी, ये गलत है ना। किसी ने अप्लाई नहीं किया तो कैसे अप्रूव? तो मैंने तो आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं भाई, आपको फाइजर के बारे में बता रहा हूं आपको। मॉडर्ना ने तो आज तक अप्लाई नहीं किया, जो है फाइजर ने भी जो है शुरुआत में अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर। देश के 12 राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इसलिए जरूरत के मुताबिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के अलावा और भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा टाल दी गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूपी में सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारी काम करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के सारे स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होंगे। हरियाणा में 8वीं तक के स्कूल बंद होंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये पाबंदियां हालात को बेकाबू होने से रोकने की कोशिश है। कोरोना के कुचक्र को तोड़ना ही होगा, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। फिर नाइट कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, फिर दुकानें बंद, फिर रोजगार पर ताला। नतीजा कारोबार मंदा, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को फिर भारी चोट। 24 घंटे में कोविड से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 1,31,968 तक पहुंच गई। 780 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में गुरुवार को 56,286 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में दिल्ली में कुल 7,437 नए केस दर्ज किए गए। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल हैं। सरकार बोल रही है ये उछाल लापरवाही का नतीजा है।
We all know that it's because of the casual approach that has been adopted, unfortunately, by the society and some sort of laxity everywhere in following the discipline of the COVID appropriate behavior that has probably resulted in this surge in the cases. देश भर में कुल मामलों का करीब आधा हिस्सा महाराष्ट्र से आ रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और नासिक में हालात बेकाबू हैं। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर सब बंद हैं। नाइट कर्फ्यू जारी है। संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आप कह सकते हैं कि टेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए केसेस ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन हर रोज 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से ज्यादा जो टेस्ट हैं वो RT-PCR हैं। गुजरात में कोरोना की रफ्तार पहले से ज्यादा खतरनाक है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में हालात चिंताजनक है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर वीडियो जारी किया, जिसमें भावनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाली साफ देखी जा रही है। कई अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर मशीन नहीं है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले। कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। दरअसल सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3500 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, जिसमें अगर एक्टिव केस की बात करते हैं तो 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9,695 नए मरीज मिले और अकेले लखनऊ में 3,000 नए केस मिले, जबकि पूरे यूपी में 37 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तकरीबन 8 शहर ऐसे हैं जहां रात में 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई परेशान होगा तो जिनके घरों में शादियां हैं, ऐसे लोग जो शादियों का आयोजन करते हैं, सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ने जा रहा है। पढ़ने जा नहीं रहा है, पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों की बुकिंग हो चुकी थी, आधी बुकिंग कैंसिल हो गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने से पाबंदियों की नई किश्त तैयार है। लोग परेशान हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि संख्या अब जो पहले 1-2 करके डेड बॉडीज आती थी एक दिन में, अब आज की तारीख में 15-20 डेड बॉडीज आ रही हैं, यानी मौतों की संख्या बढ़ गई है, जो कि चिंता की बात है। और तमाम इसी वजह से पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के लिए उनको टोकन तक देना पड़ रहा है। लोगों को 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। जी, इस वजह से इंतजार, क्योंकि लोग एक ही टाइम पे बॉडी आ जा रही इतनी ज्यादा, और यूनिट मेरी एक चल रही, जिसकी वजह से मुझे टोकन चलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम और कटनी में 7 से लेकर 10 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन है। अगले 3 महीनों तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बसों की आवाजाही पर 15 अप्रैल तक रोक रहेगी। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन 1 से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के नए केस पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। राज्य में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 2 दिनों में रिकॉर्ड 72 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से ही लॉकडाउन है। रायपुर में आज, जबकि राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में शनिवार शाम से लॉकडाउन लगाया जाना है। ये लॉकडाउन 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अप्रैल में राज्य में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान के बॉर्डर सील हैं, टेस्ट के बिना आने जाने की इजाजत नहीं। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है। आईसीयू जो पहले खाली हो गए थे वो सब भर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई अगर इस तरह की आशंका होती है या फिर कोरोना का विस्फोट होता है तो उस पर काबू पाया जा सके। सामूहिक लापरवाही का नतीजा ये है कि आज कोरोना संक्रमण के ब्रेक फेल हो गए हैं और लोग बेहिसाब रफ्तार से संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश जारी है। फिलहाल विकल्प यही है कि गाइडलाइन का पालन करना होगा, वरना ये लहर बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। आज तक ब्यूरो।
और कोरोना की इस मार के बीच वैक्सीन पर लड़ाई छिड़ गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन की किल्लत का आरोप लगाकर सरकार को घेरा है। उन्होंने वैक्सीन कंपनियों को आर्थिक मदद के साथ साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देने की मांग कर डाली। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा दिया। मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी, लेकिन शुक्रवार को घोषणा ये करनी पड़ी कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म है, वैक्सीन नहीं लगी। सिर्फ मुंबई के बीकेसी सेंटर ही नहीं, बीएमसी के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत के चलते कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम रोका गया है। वैक्सीन न होने से टीकाकरण पर ब्रेक महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी लगा है। नागपुर का सरकारी अस्पताल जीएमसी भी उनमें से एक है। मेरी देवरानी, मेरा देवर, हम लोग आए हुए यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। ये भी अच्छे से नहीं बता रहे कि कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बिहार के दरभंगा का ये वैक्सीनेशन सेंटर गुरुवार से ही स्टॉक नहीं होने का नोटिस चिपका चुका है। क्यों आए हैं यहाँ, क्यों बैठे हुए हैं? टीका लगाने के लिए। क्या हुआ? कोरोना कई सोमवार को मिलेगा, वैक्सीन खत्म हो गया। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। वजह वैक्सीन क्यों नहीं लगी, आपकी अस्पताल ने क्या कहा ये बताइए। इनके स्टॉक में नहीं है, हमने आपको मैसेज दे दिया है, जबकि डीएम का रिपोर्ट है कि कोई शॉर्टेज नहीं है। मेरे को भी, मैं आज अभी इतनी दूर से आई हूँ, इतनी परेशानी उठा के, तो यहाँ पर मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया। कहते मेरे को मैसेज आपको दिया है, लेकिन आज की डेट थी मेरी सेकंड डोज की। अब सेकंड डोज का फिर अगर पता नहीं कब आती है या हमारा नंबर भी दोबारा आता है कि नहीं आता। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की आशंका में जहां वैक्सीन मौजूद है, वहां भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए तमाम लोग पहुंचे, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन को लेकर मचे इस हंगामे पर राजनीतिक हंगामा मचना ही था। 2 दिन पहले कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ने जब वैक्सीन की कमी की बात की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोरोना रोकथाम के मैनेजमेंट पर ही सवाल उठा दिया था। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी और स्वास्थ्य मंत्री के बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि वैक्सीन की रफ्तार सुस्त क्यों है, वैक्सीन की कमी बताने वाले राज्यों पर निशाना क्यों है, साथ ही जन स्वास्थ्य पर राज्यों के अधिकार में केंद्र की दखल क्यों है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में 7 मांगे की है। इनमें शामिल है वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनियों को वित्तीय मदद देने की मांग, वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग, सभी आयु वर्ग का वैक्सीनेशन कराने का भरोसा देने की मांग और वैक्सीन की खरीद और वितरण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने की मांग। इसका साफ साफ ये मतलब है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जितनी वैक्सीन डोजेज राज्यों को चाहिए वो नहीं मुहैया करवाई जा रही। शायद कई राज्यों को ज़्यादा वैक्सीन दी जा रही है बनस्पत बाकी राज्यों के। और क्या ये इत्तेफाक की बात है कि जिन राज्यों को कम वैक्सीन दी जा रही है वो विपक्षी राज्य हैं? इस चीज़ की एक बहुत गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन को लेकर हो रही तकरार के बीच सरकार का दावा है कि जितनी जरूरत है वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 9 करोड़ 80 लाख डोज दी जा चुकी है। स्टॉक और डिलीवरी में 2 करोड़ 40 लाख डोज है। साथ ही 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज पाइपलाइन में है। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. वैक्सीन की कमी के राहुल गांधी के आरोपों को लेकर सरकार के मंत्रियों की ओर से पलटवार भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर बड़ा आरोप लगाकर कहा कि पार्ट टाइम नेता के तौर पर नाकाम राहुल अब फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं। पहले उन्होंने लड़ाकू विमान कंपनियों के लिए लॉबिंग की, अब विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब वैक्सीन पॉलिटिक्स पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी 2 दिन का वैक्सीन स्टॉक होने की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया। दिल्ली से आनंद पटेल और जयपुर से शरद कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।